हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। हेमंत सरकार में 5 नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री, मंत्रिमंडल के स्वरूप पर मंथन जारी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर प्रारंभिक चर्चा की थी। संभावना है कि 28 नवंबर या उसके बाद सरकार का स्वरूप सामने आ सकता है। इंडिया गठबंधन के घटक दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक रविवार को रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई थी। जेएमएम को मुख्यमंत्री पद समेत 5 से 6 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 3 से 4 मंत्री पद और आरजेडी तथा भाकपा माले को एक एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। हालांकि भाकपा माले की भागीदारी को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि माले को औपचारिक प्रस्ताव सरकार ने शामिल होने को लेकर नहीं मिलने की बात कही जा रही है। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ नए और युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। गठबंधन में सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने और क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हेमंत सरकार के इस नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर झारखंड की जनता और राजनीतिक दलों में उत्सुकता है। गठबंधन की मजबूती और नए चेहरों को मौका देने के प्रयास इस मंत्रिमंडल को खास बना सकते हैं। झामुमो कोटे से संभावित मंत्री, झामुमो कोटे से सीनियर और युवा विधायकों का समंजस्य मंत्री पद में देखा जा सकता है। इनमें स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, हफीजुल अंसारी, लुइस मरांडी, सजीव सरदार, जीगा मुंडा और सुदिव्य सोनू के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस से दीपिका पांडेय सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी में उनके योगदान और क्षेत्र में सक्रियता को देखते हुए यह निर्णय संभव है। अगर किसी कारण से दीपिका को मौका नहीं मिला तो ममता देवी मंत्री बन सकती हैं। अन्य दावेदारों में जयमंगल सिंह, प्रदीप यादव, इरफान अंसारी और रामेश्वर उरांव के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस आलाकमान ही मंत्रियों के नाम तय करेगी। आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान, आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान का नाम मंत्री पद के लिए सबसे आगे है, लेकिन आरजेडी विधायक दल के नेता बनाए जाने के बाद संजय प्रसाद यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, जबकि संजय कुमार सिंह भी इस दौड़ में शामिल हैं। भाकपा माले को मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव मिलने की स्थिति में अरूप चटर्जी का नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है। जयराम महतो की पार्टी ने आजसू को दिखाया बाहर का रास्ता, 7 सीटों पर चल गई कैंची। विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने आजसू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीधे तौर पर आजसू के खाते में आई 10 सीटों में से 7 सीटों पर कैंची चल गई। आजसू के खाते में सिर्फ मांडू सीट ही आ पाई। यहां भी जेएलकेएम के उम्मीदवार को बिहारी कुमार ने 71,276 वोट लाकर चौंका दिया। सिर्फ 2 सीटों पर आजसू की नेक टू नेक फाइट हुई। लोहरदगा में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आजसू की नीरू शांति भक्त के बीच सीधी टक्कर हुई। इसमें रामेश्वर उरांव को 1,13,507 वोट मिले, जबकि आजसू की नीरू शांति भक्त को 69,337 वोट मिले। वहीं पाकुड़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अकील अख्तर से आजसू का खेल बिगाड़ दिया। पाकुड़ में अकील अख्तर को 47,043 वोट मिले, जबकि पहले स्थान पर रही कांग्रेस की निशत आलम को 1,55,827 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर आजसू के अजहर इस्लाम को 6,97,198 वोट मिले। जयराम की पार्टी जेएलकेएम ने आजसू का खेल बिगाड़ दिया। डुमरी में खुद जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो 94,496 वोट लाकर बाजी मारी। वहीं आजसू की यशोदा देवी 33,890 वोट पास कर तीसरे स्थान पर खिसक गई। ईचागढ़ में जेएलकेएम के तरुण महतो 41,138 वोट लाकर
आजसू का खेल बिगाड़ दिया। आजसू के हरेलाल महतो को 50,029 वोट मिले, जबकि झामुमो की सविता महतो ने 7,75,552 वोट लाकर जीत हासिल की। इसी तरह मनोहरपुर में भी आजसू उम्मीदवार को 41,078 वोट मिला। इस सीट से जेएलकेएम उम्मीदवार दिलबार खाका को 6,927 वोट मिला। आजसू की परंपरागत सीट रामगढ़ और सिल्ली में जेएलकेएम ने सभी को चौंकाया। रामगढ़ में जेएलकेएम के पनेश्वर कुमार को 70,979 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही आजसू की सुनीता चौधरी को 83,023 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की ममता देवी 98,818 वोट लाकर जीत हासिल की। सिल्ली में जेएलकेएम के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो ने 47,725 वोट लाकर चौंका दिया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को 49,302 वोट मिले। झामुमो के अमित महतो ने 37,169 वोट लाकर जीत हासिल की। जुगसलाई में आजसू के रामचंद्र सहिस को 7,78,145 वोट मिले, जबकि जेएलकेएम के विनोद स्वासी को 33,658 वोट मिले। इस सीट से 1,21,290 वोट लाकर झामुमो के मंगल कालिंदी विजयी रहे। गोमिया में भी जेएलकेएम की पूजा कुमारी ने आजसू का खेल बिगाड़ दिया। इस सीट से जेएलकेएम की पूजा कुमारी को 19,087 वोट मिले। आजसू के लंबोदर महतो 45,508 वोट लाकर तीसरे स्थान पर खिसक गए। इस सीट से झामुमो के योगेंद्र प्रसाद ने 9,51,770 वोट लाकर बाजी मारी। हेमंत की नई सरकार में झामुमो से हो सकता है स्पीकर, चल रहा विमर्श। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंत्रिमंडल में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखने का हेमंत सरकार का प्रयास है। जल्द ही इसका निर्णय होने की संभावना है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष झामुमो से होगा। इसको लेकर विमर्श का दौर चल रहा है। अभी नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो स्पीकर के पद पर हैं। चर्चा स्टीफन मरांडी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की है। ऐसे में रविंद्रनाथ महतो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अगर स्टीफन मरांडी मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो रविंद्रनाथ महतो का स्पीकर बनना तय है। इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद झारखंड में नई सरकार की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए इसे संतुलित और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के पद को लेकर भी गहन चर्चा चल रही है। हेमंत सरकार के इस संतुलित समीकरण में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है। झामुमो का विधानसभा अध्यक्ष के पद पर दावा गठबंधन में पार्टी की भूमिका और शक्ति को दर्शाता है। नई सरकार के गठन और विधानसभा अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष का पद झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगा। वर्तमान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो इस पद पर कार्यरत हैं। हालांकि चर्चाओं के अनुसार यह जिम्मेदारी इस बार स्टीफन मरांडी को सौंपी जा सकती है। अगर स्टीफन मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया तो रविंद्रनाथ महतो को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर यदि स्टीफन मरांडी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो रविंद्रनाथ महतो का स्पीकर पद पर बने रहना तय है। पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है झारखंड। साहिबगंज डीसी से कार्रवाई की मांग बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आंखों को बंद करने से खतरा नहीं जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड लव जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है। हाल ये है कि पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठी मारी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, वोट देने के आधार पर जनता को पीटा जा रहा है। बाबूलाल ने साहिबगंज की घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि ऐसी ही घटना साहिबगंज के ग्राम मोहम्मदपुर में सामने आई है, जहां इमाम मिर्जा को सिर्फ इसलिए पीटा गया, धमकाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया था, वोट कमल के फूल पर दिया था। परिणाम आते ही जेएमएम पार्टी के गुंडे भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं और वोटरों को पीट रहे हैं, गांव से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं
और कह रहे हैं कि उनके हाथ में मुख्यमंत्री से लेकर थाना प्रभारी सभी हैं, इसलिए उनके कुकृत्यों के लिए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाबूलाल ने साहिबगंज डीसी से अनुरोध किया है कि मामले की जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं एवं निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए इमाम मिर्जा को सुरक्षा मुहैया कराएं। आदर्श आचार संहिता हटते ही झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू, जल्द जारी होगा जेपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता की बंदिश हटते ही राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित की गई कई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इस दिशा में आयोग के द्वारा पहल शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार गठन के बाद न केवल जेपीएससी सिविल सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बल्कि आयोग में खाली पड़े अध्यक्ष का पद भी भरा जाएगा। इतना ही नहीं, जेपीएससी में लंबित कई प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका के बीच विवादों में आया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल के परिणाम भी जारी किए जाने की तैयारी है। विवादों के बीच आयोजित इस परीक्षा का आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड में लंबे समय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को जल्द ही टेट परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा इस परीक्षा के सिलेबस में आंशिक बदलाव का निर्णय लिया गया था, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। नई सरकार में इसके सिलेबस में बदलाव कर जैक को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। टेट परीक्षा को लेकर आवेदन पूर्व में ही लिया जा चुका है। इसके बावजूद सिलेबस में बदलाव की वजह से आवेदन करने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी में जैक परीक्षा आयोजित कर सकती है। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा कई अन्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में छात्र नेता सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि नई सरकार से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। तेजी से लंबित परीक्षा को सरकार ले और युवाओं की नियुक्ति साफ सुथरे ढंग से हो, यही हम लोग चाहते हैं। यदि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो बड़ा काम होगा। गृहिणी से सदन तक के सफर में सफल रही महिलाएं, अब विधानसभा में पहले से ज्यादा गूंजेगी उनकी आवाज। झारखंड विधानसभा में आधी आबादी की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस चुनाव में राज्य गठन के बाद सबसे अधिक 12 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल हुई हैं। नवनिर्वाचित महिला विधायकों में कुछ ऐसी भी हैं जो कई बार चुनाव जीतने में सफल रही हैं और लगातार जीत रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगी। पहली बार विधायक बनने वाली महिलाओं में श्वेता सिंह, निशात आलम, पूर्णिमा दास साहू, मंजू कुमारी, रागिनी सिंह शामिल हैं, जबकि कल्पना सोरेन, नीरा यादव, सविता महतो, शिल्पी नेहा तिर्की, लुईस मरांडी, दीपिका पांडे और ममता देवी पहले ही अपनी योग्यता साबित कर चुकी हैं। अगर नवनिर्वाचित महिला विधायक की बात करें तो सबसे चर्चित झरिया सीट से बाहुबली सूर्यदेव सिंह की बहू रागिनी सिंह अपनी जेठानी पूर्णिमा सिंह को हराकर 2019 के विधानसभा चुनाव का बदला लेने में सफल रहीं। रागिनी सिंह ने चुनाव जीतकर झरिया सीट पर कमल खिलाकर बड़ा संदेश दिया है। झरिया के बाद अगर जमुआ की बात करें तो इस सीट से पहली महिला विधायक बनने का गौरव मंजू कुमारी को मिला है। इस सीट से कमल खिलाने में सफल रहीं मंजू कुमारी इससे पहले 2014 का चुनाव टीएमसी के टिकट पर लड़ी थीं, लेकिन हार गई थीं। फिर उन्होंने 2009 साल का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। इस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रही थीं। इस बार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और चुनाव जीतने में सफल रहीं। पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू पढ़ी लिखी महिला हैं। इस बार वह पहली बार विधायक बनी हैं। उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार को हराया। वहीं पाकुड़ सीट पर निशात आलम रिकॉर्ड मतों से जीतने में सफल रहीं।
निशात आलम पूर्व मंत्री और ईडी मामले में फिलहाल जेल में बंद आलमगीर आलम की पत्नी है, जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा 86,029 वोटों से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। निशात आलम गृहिणी रही है, जिन्होंने परिस्थितिवश लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार किस्मत आजमाई और जनता का भरपूर आशीर्वाद पाने में सफल रहीं। झारखंड विधानसभा में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो संयुक्त बिहार के समय वर्ष 2000 में हुए चुनाव में यहां से 4 महिलाएं चुनाव जीती थीं। इसके बाद 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई और 2009 के विधानसभा चुनाव में 8 हो गई। 2014 में महिला विधायकों की संख्या 9 थी। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रही थीं। नवनिर्वाचित विधायक सुरेश बैठा का कोकर जतरा में स्वागत। सोमवार को रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजू राम के नेतृत्व में नवनिर्वाचित कांग के विधायक सुरेश बैठा का कोकर जतरा एचबी रोड में माला पहनाकर एवं बुके देकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के उप चेयरमैन सूरज कुमार पासवान, अमित कुमार चौरसिया, राकेश कुमार सिंह, प्रीति संघा, संतोष महतो, अर्जुन यादव, सुनील टोप्पो, इंद्राणी तिर्की, कृष्ण कुमार सोनी, राजन पासवान, प्रकाश राम, शिवाजी राम, दीपिका हेम्ब्रम, सुनीता देवी, पूजा हेम्ब्रम, स्मृति तिर्की, लक्ष्मण पंडित, महेश यादव आदि कांग्रेसी लोग उपस्थित थे। डीवीसी मैथन में अखिल घाटी कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। डीवीसी मैथन परियोजना के कर्मचारी संघ मैदान में 3 दिवसीय दूसरी अखिल घाटी कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि एमपीएल के एचआर हेड सुप्रतीक मुखर्जी ने केंद्रीय स्पोर्ट्स काउंसिल का ध्वज फहराकर व दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यस्थल पर इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन से खिलाड़ियों में अनुशासन की भावना पनपती है। खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए भी यह जरूरी है। सभी प्रतिभागी हार जीत को ध्यान में नहीं रख खेल का आनंद लें। सेंट्रल स्पोर्ट्स काउंसिल के उपाध्यक्ष वरिष्ठ महाप्रबंधक संजीव श्रीवास्तव ने सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया। कहा कि वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होते रहता है। प्रतियोगिता में मैथन, पंचेत, बीटीपीएस, सीटीपीएस, डीएसटीपीएस और डीटीपीएस की टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि व संस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर महाप्रबंधक शैलेश गुप्ता, सुरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर यू कुमार, उप महाप्रबंधक प्रशासन अनूप पुरकायस्थ, डॉक्टर संघमित्रा नंदी, वरिष्ठ प्रबंधक बीसी कुजूर, दीप नारायण पटेल, लोमश कुमार, संजय चौधरी, प्रबंधक पार्थसारथी मुखर्जी, उज्ज्वल बनर्जी, तापस राय सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। क्षेत्र का विकास व रोजी रोटी की व्यवस्था मेरी प्राथमिकता, बबलू महतो। सिंदरी के नवनिर्वाचित विधायक बबलू महतो ने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजी रोजगार की व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। लाल व हरा भाकपा माले झामुमो की मैत्री को और मजबूत करेंगे। वह सोमवार को पाथुरिया पंचायत के लाहरडीह गांव में पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोविंदपुर के गांवों में जल संकट है, इसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। झामुमो नेता मोबिन अंसारी ने उन्हें पंचायत की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर झामुमो जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, अताउल्लाह अंसारी, फटिक मंडल, लुकमान अंसारी, जाकिर अंसारी, सफीक आलम, संजय तुरी, हाजी मजीद, हाजी साजिद, बेलाल अंसारी, मुबारक अंसारी, नसीम अंसारी, मोफिजुद्दीन अंसारी, जहांगीर अंसारी, यूनुस अंसारी, हाजी इनायत, फिरोज, उमेश रवानी, दिल मोहम्मद, मोइन अंसारी, कौसर अंसारी, गुलेल अंसारी, अख्तर अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी आदि मौजूद थे। कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान 26 से 26 जनवरी तक।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिला अध्यक्षों को 60 दिवसीय संविधान रक्षक अभियान 5 विषयों को लक्षित कर चलाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि संविधान और समानता की लड़ाई, संविधान द्वारा गारंटीकृत आरक्षण की सुरक्षा, भेदभाव का उन्मूलन, गरीबों के संविधान विरुद्ध पूंजीवादी सरकार के पक्षपात को उजागर करना, संविधान द्वारा गारंटीकृत लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर भाजपा के हमलों को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी 2025 तक इस अभियान को चलाया जाएगा। पूरे अभियान के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान समुदायों की स्थिति को खराब करने और इन्हें लक्ष्य करने वाली विभाजनकारी नीतियों को उजागर किया जाएगा। इसके साथ ही अभियान के द्वारा भाजपा द्वारा भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े, पूंजीपतियों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीतियों, केंद्र सरकार के शासनकाल में उत्पन्न आर्थिक असमानता, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से भी जनता को अवगत कराया जाएगा। जातिगत जनगणना की वकालत और आरक्षण प्रणाली पर भाजपा के भेदभावपूर्ण विचारधारा को जनता के सामने लाना इस अभियान का अहम हिस्सा होगा। सोनाल के अनुसार संविधान रक्षक अभियान के तहत रैलियां, जनसंपर्क, जमीनी स्तर पर जनसंवाद कर सभी मुद्दों को जनता के सामने लाया जाएगा। अभियान के पहल पर संविधान प्रदत्त अधिकारों, स्वतंत्रता व समानता की रक्षा को प्रतिबद्धता का प्रमाण बनाया जाएगा। पीडीएस दुकानदारों को समय पर राशन बांटने का निर्देश। पाटन के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय में पीडीएस दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने दुकानदारों को सभी लाभुकों को समय पर राशि बांटने का निर्देश दिया। कहा कि नमक, चीनी व अक्टूबर और नवंबर माह के चावल का उठाव हो चुका है। नवंबर का भी राशन उठाव हो चुका है। वैसे पीडीएस दुकानदार जो अब तक राशन का वितरण नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द सभी लाभुकों को राशन बांट दें। इस पर अमल नहीं होने पर वैसे दुकानदारों को शोकॉज किया जाएगा। बैठक में उदयराम, ग्रीन सिंह, गया मिस्त्री, प्रेमचंद्र वंशी, सत्येंद्र शुक्ला, उमाकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, जीतेंद्र यादव, अरविंद उरांव, शेषनाथ सिंह, प्रखंड अध्यक्ष जन वितरण समेत सभी पीडीएस दुकानदार मौजूद थे। क्रिसमस कार्निवाल 14 को निकाली जाएगी भव्य जुलूस। झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले 14 दिसंबर को लोयला मैदान से अल्बर्ट एक का चौक तक क्रिसमस गैदरिंग का जुलूस निकाला जाएगा। सोमवार को रांची के मेरी अमृतबाग नया टोली में बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कार्निवाल जुलूस की अगुवाई करने के लिए नए सदस्य बनाए गए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष कुलदीप तिर्की ने बताया कि कार्निवाल जुलूस में युवाओं के बीच में सांता टोपी बांटा जाएगा, क्रिसमस सॉन्ग गाया जाएगा, यीशु मसीह के आगमन के लिए चरनी बनाया जाएगा, आगमन काल के लिए एक दूसरे को बधाई देंगे, नए साल का स्वागत और यीशु मसीह का आगमन काल को बधाई देने के लिए सैकड़ों गांवों के युवा पीढ़ी लोयला मैदान में जुटेंगे। यहां पर पल्ली पुरोहितों द्वारा विशेष विनती की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। सांता के द्वारा शहर के चौक चौराहों पर टॉफी भी बांटते देते दिखाई देंगे। नए साल का स्वागत का संदेश दिया जाएगा। बैठक में अलबीन लकड़ा, महिमा गोल्डन, संदीप उरांव, अभिषेक बड़ा, अंबर बेक, आकाश मिंज, दीपक लकड़ा, प्रेम तिर्की, हर्षित तिर्की, आकाश बड़ा, हितेश पन्ना, विपिन कुजूर, प्रश्नन व सोनू समेत अन्य मौजूद थे। मुस्लिम समाज के विकास के लिए इंडिया गठबंधन कार्य करे, इदरीसी। सामाजिक संस्था कर भला तो हो भला के अध्यक्ष सह समाज सेवी सज्जाद इदरीसी ने कहा कि मुसलमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पंसद करते हैं, इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे समाज ने जामुमों का खुलकर साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिताया है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन को अपने वादे पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के चुनाव में जामुमों को हमने साथ दिया है। उन्होंने जामुमों के वरिष्ठ जनों से अपील किया कि हम लोगों ने सभी पार्टियों को नकार कर इंडिया गठबंधन को जिताया है।
अब गठबंधन का फर्ज बनता है कि वह हम लोगों पर अपने वादे निभाए। सज्जाद इदरीसी ने कहा कि मुसलमान प्यार और मोहब्बत का भूखा है, इसलिए गठबंधन सरकार को हमारे समाज के विकास, तालीमी, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करने होंगे। पंचायत सचिवालयों को क्रियाशील बनाएं। बीडीओ जमुआ बीडीओ अमल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को प्रखंड सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बीडीओ ने कहा कि सभी लोग अपने अपने पंचायत सचिवालयों को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाएं। कहा कि मंगलवार से वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान पंचायत सचिवालयों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। सभी कर्मियों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी जरूरी है। बायोमीट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। बीडीओ ने बैठक के दौरान इंदिरा आवास, पीएम आवास, अंबेडकर आवास व अबुआ आवास योजना की स्थिति की पंचायत वार समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2022-23 तक के लंबित सभी आवासों को 10 दिनों के अंदर पूरा कराने का निर्देश संबंधित पंचायत सचिवों को दिया। बैठक में बीपीओ राजकुमार हेम्ब्रम व गणेश कुमार, सहायक अभियंता आकाश गुप्ता सहित सभी कणीय अभियंता, पंचायत सचिव, जनसेवक, रोजगार सेवक, स्वयंसेवक, बीएफटी आदि उपस्थित थे। जल कर संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश। उप प्रशासक रांची नगर निगम कार्यालय में सोमवार को नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में जलकर के संग्रहण कार्यों में तेजी लाने के लिए बैठक की गई। इस अवसर पर चयनित एजेंसी श्री पब्लिकेशन एवं स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा जलापूर्ति शाखा के कर्मी शामिल हुए। उप प्रशासक ने निर्देश दिया कि डोर टू डोर सभी घरों में कर लेने के साथ उपभोक्ताओं को 100% विपत्र देना सुनिश्चित करें, राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाए व अपने लक्ष्य को पूरा करें। जिन उपभोक्ताओं का जल मीटर खराब है उसे बदलें व औसतन बिल दें। कहा कि अवैध रूप से पानी का कनेक्शन लेने वालों को चिन्हित करते हुए उनके जल संयोजन को रेगुलराइज कर नियमानुसार कार्रवाई करें। विपत्र से जुड़े त्रुटियों के जल्द समाधान के लिए टीम गठन कर कार्रवाई करें। जैप 1 डोरंडा के जामा मस्जिद में बुलंद दरवाजे का उद्घाटन। डोरंडा जामा मस्जिद जैप 1 के इमाम व खतीब सह सज्जादा नशी खानकाह मजहरिया मुनमिया मौलाना सैयद शाह अलकमा शिबली कादरी की सरपरस्ती में मस्जिद के बुलंद दरवाजे का उद्घाटन सोमवार को किया गया। उसके बाद नातिया मुशायरा के आयोजन हुए। मुशायरा व जलसे में देश विदेश के मशहूर शायर हलीम शबीर, रईस हैदर आजमी, अख्तर इमाम अंजुम, जफर फिरदौस आदि शामिल हुए। एशा की नमाज के बाद देर रात तक जलसे का आयोजन हुआ। मौके पर मस्जिद कमेटी जैप 1 डोरंडा के सदर सह अधिवक्ता मोकैसर, गुफरान अशरफी, हाजी गुड्डन, नासिर अफसर, एहतेशामुल हक, इफ्तिखार अहसन आदि मौजूद थे। रांची में सीएम से मिले जामुमो के गुणानंद महतो, दी जीत की बधाई। कसमार प्रखंड के जामुमो नेता गुणानंद महतो ने रांची में सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत पर बधाई दी। उन्होंने सीएम से मिलकर गोमिया के नवनिर्वाचित विधायक योगेंद्र प्रसाद को सरकार में मंत्री बनाने की भी मांग की। कहा कि योगेंद्र प्रसाद ने पिछले 19 साल से गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य किया उसकी बदौलत इस चुनाव में मतदाताओं ने 95,000 वोट देकर दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। कसमार प्रखंड जामुमो के दिलीप हेम्ब्रम, सिकंदर कपरदार, शेर आलम, कुलदीप करमाली, विनीत जायसवाल, सोहेल अंसारी समेत अन्य नेताओं ने योगेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाने की मांग जामुमो केंद्रीय कमेटी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं से की है। इन नेताओं ने सोमवार को गोमिया के नवनिर्वाचित विधायक योगेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव मुरुबंदा में उनसे मिलकर जीत की बधाई दी। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। कहा, आदिवासी जमीन का हस्तांतरण होना गंभीर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में खासकर राज्यपाल ने संथाल परगना का जिक्र किया है। कहा है कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है।
इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर सादे दानपत्र और शपथ पत्र के आधार पर आदिवासी भूमि का हस्तांतरण हो रहा है, जो अत्यंत गंभीर है। राज्यपाल ने आगे लिखा है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के हितों और भूमि की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है। इस कारण राज्यपाल ने सीएम से अनुरोध किया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संथाल के इलाके में हो रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए। राज्यपाल ने एसपीटी के प्रावधानों के 100% अनुपालन की भी बात कही है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि संथाल में घुसपैठ के कारण सांस्कृतिक, धार्मिक और परंपरागत संस्थानों में परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की गोटर भूमि पर हुई अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। अवांछित तत्वों द्वारा पंचायतों के संसाधनों को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। एसटी-एससी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर पुलिस भी संज्ञान नहीं ले रही है। इससे वहां के आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।